आप सुन रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बी युवा हिंदी और मैं संजय रावत आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी। आज की कहानी है बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के यह काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई न दिया। वह कुछ दूर चला तो उसे फिर एक गोली चलने की आवाज़ आई। इस बार गोली एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चलने की आवाज़ आई थी। गोलियों की आवाज़ पूरी घाटी में गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ के पीछे छुप गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिख रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी उसे साफ दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई, तब तक एक और गोली की आवाज़ उसे सुनाई दी। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इसी बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले जाते हैं, बाकी वहीं छोड़ देते हैं। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक कैसे सिखाया जाए, लेकिन इन्हें सबक सिखाया कैसे जाए उसकी समझ में आ नहीं रहा था। तभी उसके पास एक सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर के ऊपर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया। बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से एक भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जरा, नहीं तो मैं गोली से मार दूंगा। लेकिन बिशन रुका नहीं, वो चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं
और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं जा सकता। उनके लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ बनी थी। बिशन इसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वो जानता था कि कमीज फटने पर उसकी माँ उसे डांटेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब था। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक कोने पर बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। पिछवाड़े का दरवाज़ा खुला था तो वह अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दबड़े में थी। गुलामचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता था। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वो तीतर को कहीं अच्छी जगह छिपा दे। एक और शेड के नीचे बहुत सा कबाड़ पड़ा था। उसी में से एक टूटी हुई टोकरी उसे दिखाई दी। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रख दिया और स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा अब बाहर चढ़कर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने नहीं आना चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ही ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वो अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की छत ढलवादार थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं। उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने डांटते हुए कहा, चुप रहो, पर वो ना माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल साहब ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल साहब ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिप गया है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने तीतर मारते हो उनका करते क्या हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं।
दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकियों को घायल करके यहाँ तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हो। जब फसल कटती है तो ढेरों तीतर मरे हुए मिलते हैं। कर्नल साहब की बात सुनकर वे दोनों घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल साहब उन्हें डांटेंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे भी ज़्यादा उन्हें घायल छोड़ जाने में कौन सी बहादुरी है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बीतर नहीं। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद को दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड की ओर होता हुआ नीचे कूदा। उसने तीतर उठाया और घर के अंदर घुसा मालकिन को आवाज़ लगाने लगा, बाबूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुँचे और बोले, अच्छा तो तू तीतर चुराने वाला लड़का है। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो वह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा। इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्करा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वो ज़्यादा हिल डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई। तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा वो, कर्नल जी ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो कि तीतर कैसे बोलता है, बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह में रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंसने लगे। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला।